हिमंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पर्यावरण के लिए समर्पित हैं और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं। वो हैं हिमंत फाउंडेशन सोसाइटी के संस्थापक श्रीमती संगीता थपलियाल जी। उनसे हम आप बातचीत करेंगे कि किस तरह का उनका काम है। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिमंत प्रदेश न्यूज में। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब आपके मन में ये सब कुछ आया कि आपको पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए। दरअसल पर्यावरण की समस्या तो हम बहुत सालों से देखते चले आ रहे थे, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर हम लोग अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाएं। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि सरकार लगातार प्लास्टिक के बोतलों के लिए, थैलियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम कर रही है और इसमें सब लोग जागरूक भी हुए हैं और कुछ हद तक सभी सफल भी हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि सिंथेटिक कपड़ों के प्रति भी सरकार की तरफ से या समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। जबकि हम लोगों ने मंदिर में देखा है कि सिंथेटिक चुन्नियाँ चढ़ती हैं, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह होती हैं कि एक बार चढ़ाया और उसके बाद फिर वो गंगा में विसर्जित कर दी जाती हैं। भले ही 2 महीने 6 महीने बाद हो, लेकिन उसका अंत गंगा में विसर्जन करके ही होता है। तो फिर हमें लगा कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। आपकी जो मुहिम है पर्यावरण को बचाने की, वो कहाँ तक पहुँची है और किस तरह की समस्याएं आपको अब आ रही हैं। सबसे पहली बात तो है कि लोगों में अभी ये भावना ही नहीं है कि सिंथेटिक भी प्रदूषण का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये धार्मिक परंपरा है और इसके प्रति तो किसी का ध्यान ही नहीं कि जो हम चुन्नियाँ चढ़ाते हैं वो सिंथेटिक है, ये प्लास्टिक है। और ना ही ये कोई सोचता है कि हम इसे मंदिर में चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भले ही वो किसी और भक्त को प्रसाद के रूप में मिल रही है, लेकिन उसका अंत अंत कहीं ना कहीं गंगा में विसर्जन करके ही होता है, उसका कोई रीयूज़ नहीं होता। तो हम सबका ध्यान इस तरफ खींचना चाहते थे कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक सिंथेटिक चुन्नी है, क्यों ना उसकी जगह सूती कपड़े का प्रयोग किया जाए या गर्म ऊनी कपड़ों का प्रयोग किया जाए या रेशम का प्रयोग किया जाए, ताकि उसका कुछ रीयूज़ हो सके और उसका जो अंत है गंगा में विसर्जन करके ना होके पहनने के काम आए, जिससे समाज कल्याण भी होगा। तो अभी तक आपका जो मकसद है उसमें आप कितना कामयाब हो रहे हैं। मैं दोबारा से आपको यही पूछना चाहूँगा कि जो समस्याएं आपको पैदा हो रही हैं, जिस तरह से आप अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, तो किस तरह की अब समस्याएं और कहाँ तक आप पहुँचे हैं। समस्या तो पहली यही है कि लोगों में भी जागरूकता की कमी है। लोग जिसे कपड़ा समझ रहे हैं सिंथेटिक को, सबसे पहले तो उन्हें जागरूक करना है। और दूसरी समस्या ये है कि पूंजीवाद इसमें हावी है। मतलब कि जो व्यापारी लोग हैं, जो मंदिर के आगे दुकानें हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत जागरूक नहीं है। वो एक सिर्फ परंपरा का निर्भर कर रहे हैं और उन्हें सिंथेटिक कपड़े में ज़्यादा मुनाफा होता है बजाय कि सूती कपड़े का। तो थोड़ा हमें वहाँ से समस्या लग रही है। ये राज्य सरकार से आपको किस तरह की मोहलत मिली है, किस तरह की सहायता अभी तक मिली है। क्या आपने अपनी जो बातें हैं पर्यावरण को जो बचाने की मुहिम है उसको राज्य सरकार तक पहुँचाए। जी जी, हमने सरकार के जनप्रतिनिधि से बात की है और उनकी तरफ से सकारात्मक आश्वासन भी मिला है। और हम लोग धीरे धीरे इसे राज्य सरकार को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं कि वो इसके प्रति गंभीरता से काम करें और धीरे धीरे मंदिर को इको फ्रेंडली बनाने पर कि हमारे प्रयास में साथ दें हमारा। कौन कौन से मंदिर हैं मैडम जहां आप अभी तक गए हैं और जहां से आपको अच्छा रिस्पांस मिला है अभी तक। जी, मंदिर तो हम देखा जाए तो हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी या देहरादून में डाट काली में हमने संपर्क किया है। वैसे मंदिर में हमने सभी जगह संपर्क किया और सभी मंदिरों में जो समिति हैं, सदस्य समिति हैं या ब्राह्मण पुजारी वर्ग है, उनकी तरफ से हमें बहुत सकारात्मक या उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। लेकिन जो हमारी जो बीच की गाड़ी है दुकानदार, वहाँ पर ये थोड़ा समस्या है क्योंकि वो अभी भी सिंथेटिक को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम लगे हैं कि हम दुकानदारों को भी जागरूक कर रहे हैं कि क्यों ना हम लोग कॉटन यूज़ करें। आपकी मुहिम जो है कहाँ तक पहुँची है और अब क्या किए जाने की आवश्यकता है कि ताकि ये सिंथेटिक का जो है एक विकल्प बन सके। हमने प्रोजेक्ट बनाया है और हम लोगों ने सरकार को
इस प्रोजेक्ट दिखा के प्रस्ताव जो हमने बनाया है उसमें ये कहा है कि चरणबद्ध तरीके से हर जगह हर ज़िले में एक मंदिर को इको फ्रेंडली जोन की तरह विकसित किया जाए और हर मंदिर की में अपने आप एक अर्थव्यवस्था के रूप में काम करें कि जहाँ कॉटन की कपड़े जाएं वहीं चुन्नी का निर्माण हो, उसी मंदिर के आसपास के क्षेत्र की महिलाएं वहाँ काम करें और उस मंदिर में चढ़ी हुई चुन्नियों का जो सूती चुन्नियाँ हैं उनका रिसाइकल हो, जैसे कि बच्चों के कपड़े बने, महिलाओं के कपड़े बने या पुजारी या जेंट्स के कपड़े बने और उसका रिसाइकिल करके अगर वहाँ का श्रद्धालु खरीदना चाहते हैं तो खरीदें या अनाथालय को दान किया जा सकता है या गरीब ज़रूरतमंद वर्गों को दान किया जा सकता है। आपने अपनी मुहिम में जो रेशम विभाग है और खादी विभाग है और इन तमाम विभागों को भी जोड़ने की बात की। एक पावर पॉइंट प्रोजेक्ट भी आपने तैयार किया है, क्या रहा है आपके पावर पॉइंट प्रोजेक्ट में खास? हमने पावर पॉइंट प्रोजेक्ट जो बनाया था उसमें हमने ये कहा था कि क्यों ना हम इस मुहिम में रेशम बोर्ड को शामिल करें, हैंडलूम बोर्ड को शामिल करें, खादी बोर्ड को शामिल करें, क्योंकि ये जो प्रशासनिक विभाग हैं वो बुनकरों के लिए काम करते हैं। अगर मंदिरों में चढ़ने वाली चुन्नियों के लिए ये इस बोर्ड के माध्यम से बुनकरों के कपड़े खरीद के चुन्नियाँ बनाई जाएं तो इससे एक तो तरफ रेशम पालक हो गए, कपास उत्पादक हो गए या भेड़ पालक हो गए, उनको भी रोज़गार मिलेगा, उत्साह मिलेगा, वो और ज़्यादा इसमें रोज़गार अपनाएंगे। दूसरा, जो इस तरह के कपड़े बुनते हैं उन बुनकरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह से एक अर्थव्यवस्था विकसित होगी, क्योंकि अभी तक जो हम लोग चुन्नियाँ देख रहे हैं वो सिंथेटिक चुन्नियाँ होती हैं और वो जो चुन्नियाँ हैं, वो जो चुन्नी का कपड़ा है सिंथेटिक है, वो नेट वो चाइना से आता है, जिसमें कि भारत में आने के बाद उन पे कटिंग करके लेस लगा के मंदिरों में दुकानदारों के पास बेचने के लिए भेजा जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ इन बोर्ड को शामिल करते हैं तो इसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि और ज़्यादा स्तर पे इन चीज़ों को, जैसे भेड़ पालन को बढ़ावा मिलेगा, रेशम पालन को बढ़ावा मिलेगा, कपास उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, तो ये अर्थव्यवस्था भारत में ही घूमेगी। यानी कि जो कपड़ा भारत का ही होगा तो भारत में ही इसका खरीदारी होगी, भारत में इसका खपत भी होगी। और वैसे भी मंदिर में तो लाखों मीटर कपड़ा चढ़ता है। मीटर के बाद मैं कह रही हूँ कि अब उदाहरण के तौर पे बद्रीनाथ में एक साल में पिछले साल की 32 लाख के करीब आए थे। 32 लाख में अगर 10% भी श्रद्धालु 2 मीटर की चुन्नी चढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि मंदिर में 6 लाख मीटर की चुन्नियाँ चढ़ी। अब वो सिंथेटिक चुन्नियाँ हैं तो जाहिर से बात है वो गंगा को ही प्रदूषित करेंगी, लेकिन अगर वो कपड़ा होती तो कपड़े में यानी 6 लाख मीटर कपड़े की कम से कम 3 लाख 1.5 से 3 लाख लोगों का हम लोग कपड़ा मुहैया कराया जा सकता है अगर हम फ्री में दें तो। और अगर रिसेल प्रसाद के रूप में रिसेल करें तो मंदिर को आय प्राप्त हो सकती है। मैडम, आप अपने लक्ष्य में कहाँ तक सफल हो पाए हैं और क्या उद्देश्य है आपका आगे? आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें और आगे क्या करना चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि जो उत्तराखंड तीर्थ देवभूमि है, तीर्थस्थल यहाँ हैं, 4 धाम, पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो योजना है इस योजना को यहाँ के मंदिरों को में ये योजना लागू की जाए, ताकि जो तीर्थ धाम में जो पूरे भारत से तीर्थ यात्री आते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और वापस जाकर अपने अपने स्थानों पर इसी योजना को लागू करें। और इससे सिंथेटिक चुन्नियों का बैन भी होगा, चाइना का स्वयं बहिष्कार भी हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि भारत में लाखों मंदिर हैं और लाखों मंदिर में सोचिए आप कितने मीटर कपड़ा चढ़ता होगा, अरबों, तो मुझे लगता है एक साल में। आप इसके साथ जो पर्यावरण को बचाने की आपकी मुहिम है उसमें जो है गोबर के गणें से लेकर दिए और तमाम चीज़ें, धूप अगरबत्ती भी बना रहे हैं, तो ये जो है ये मुहिम किस तरह की मुहिम है आपकी और इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल जो गोबर, गाय के गोबर से हम लोग जो दिए बना रहे हैं, धूपबत्ती बना रहे हैं और जो गोबर गणेश लक्ष्मी जी बना रहे हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य हमारा पर्यावरण बचाना है, क्योंकि जो धूपबत्ती मार्केट में आती है वो भी केमिकल से बनती हैं। और दूसरी बात, हमने उसका पर्यावरण हितैषी उत्पाद के रूप में इसका उत्पादन किया है, क्योंकि जो आमतौर पर धूपबत्ती आती है वो कहीं ना कहीं हमारे सांस संबंधी परेशानी खड़ी करता है।
दूसरी बात, हम लोग जो गाय के गोबर से गणेश जी और लक्ष्मी जी बना रहे हैं, दरअसल मूर्ति विसर्जन में हम लोग पीओपी की मूर्तियाँ खरीदते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर हम नदी में विसर्जित करते हैं। तो उसमें जो केमिकल होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, वो पेयजल को ख़राब करता है। इसलिए हमने कहा कि अगर गोबर गणेश बनेंगे, या लक्ष्मी जी का भी यही है कि दिवाली में हम लोग लक्ष्मी जी लाते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर उसे या तो हम मंदिर में छोड़ देते हैं या फिर हम पानी विसर्जित करते हैं। तो वैसे भी इससे जल प्रदूषित होता है। तो अगर हम गोबर का बनाएंगे लक्ष्मी जी या गणेश जी, तो हम सिंपल से घर में पानी में विसर्जित कर सकते हैं और उस गोबर वाले पानी को गमले में डाल सकते हैं, जिससे खाद भी बन जाएगी और हमारा जल प्रदूषित होने से बचेगा। और अपने जो दर्शक हैं, जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं और जो लोग पर्यावरण की बचाने की मुहिम में बहुत आगे काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर के आप आगे किन उद्देश्यों के साथ काम करना चाहते हैं? मैं मेरे सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि वो अपने आसपास की चीज़ों के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। कहीं पर उन्हें लगता है कि ये समस्या है और इसका समाधान होना चाहिए, तो उन्हें एनजीओ से या हमसे ही संपर्क करें। हमसे समस्या की, क्योंकि हम लोग ने जो ये कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं हमें समस्या दिखी, इसलिए हमने इसका समाधान निकाला। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ध्यान हमारा भी नहीं गया हो। अगर उन सब का ध्यान जाता है तो उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें एक एनजीओ को, किसी भी एनजीओ को या हमें ही एक संपर्क करना चाहिए कि ये समस्या, हम इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। और प्रत्येक दर्शक से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने समाज के लिए अपने जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ समय ज़रूर दें, ताकि हम लोग एक बेहतर दुनिया बनाएं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संगीता थपलियाल जी, जो पर्यावरण बचाने की मुहिम में जड़ से ज़मीन तक जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण के साथ जो है आपको चलना पड़ेगा और प्रकृति को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।